रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात मुंबई के उस खौफनाक डबल मर्डर की। जी हां, मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय का कत्ल। कातिल जिस अंदाज में मारता है और उसके बाद पार्सल की तरह लाशों को पैक करके नाले में डलवा देता है। आइए आपको दिखाते हैं इस खौफनाक मर्डर की इनसाइड स्टोरी और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कातिल ने क्यों मारा और कैसे अंजाम दिया। मुंबई की मशहूर कलाकार का सबसे खौफनाक मर्डर। लाश को डिब्बे में पैक करके नाले में फिकवाया। महिला कलाकार के वकील का भी सनसनीखेज मर्डर। वकील की लाश को भी डिब्बे में पैक कर नाले में फिकवाया। किसी पार्सल की तरह ट्रक में भरकर भेजी गई दोनों की लाशें। मुंबई के हाई प्रोफाइल मर्डर केस का बड़ा खुलासा। मुंबई अपनी रफ्तार से दौड़ती रहती है। फिल्मी दुनिया से लेकर हर रोज मुंबई में आने वाले हजारों लाखों लोग भी कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं। लेकिन इसी भागम भाग के बीच दो ऐसे खौफनाक मर्डर होते हैं जिनकी कहानी बॉलीवुड की फिल्मों में भी शायद ही देखने को मिली हो। शहर की घनी आबादी के बीच इस गंदे नाले में एक सफाई कर्मी उतरता है। अचानक वो दो कार्टून यानी डिब्बे देखकर भौचक्का रह जाता है। नाले में तमाम कूड़ा करकट के बीच दो डिब्बे पड़े थे जिनमें दो लाशों को बाकायदा किसी पार्सल की तरह पैक करके फेंका गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे डिब्बे में पैक दो लाशें पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी पुलिस को इत्तला करता है और चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इस दोहरे हत्याकांड की शुरुआती जांच के दौरान लीड मिलना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था और मुंबई पुलिस की किस्मत यहां पर बेहद अच्छी रही। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुखबिर ने उन्हें फोन करके जानकारी दी कि उसका एक दोस्त जो कि ट्रक का ड्राइवर है, उसने दो बड़े बक्सों को नाले में डाला हुआ है। मुंबई पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि दो शवों को नाले से बरामद किया हुआ है और उसके बाद से मुंबई पुलिस ने तुरंत जो ट्रक का ड्राइवर था उसे हिरासत में लिया और यहाँ से मुंबई पुलिस की जाँच को एक बेहद अहम लीड मिली। गत्ते के इन डिब्बों को सफेद प्लास्टिक से अच्छी तरह लपेटा गया था ताकि वो पानी में आसानी से न गले और बहते हुए दूर तक निकल जाएं। लेकिन डिब्बों का पता चलते ही पुलिस इन्हें नाले से बाहर निकलवाती है और जांच शुरू करती है। और जब डिब्बों से प्लास्टिक पैकिंग को हटाया जाता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। डिब्बों से निकलती है दो लाशें। एक लाश 40 से 45 साल की महिला की और दूसरी लाश 65 साल के एक शख्स की। डिब्बे के अंदर बंद लाशों को भी टेप से चिपकाया हुआ था। पैर, हाथ, मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बॉडी को बॉक्स के अंदर पूरा पैक किया गया था। जेंट्स अलग, लेडीज अलग, पूरा पैक करके ऊपर से टेप मार के और जेंट्स के मुंह पे पूरी तरह से और आंखों पे पट्टी, मुंह पे पट्टी, पैर सेलो टेप से पूरा। कपड़े की पट्टी थी या प्लास्टिक की पट्टी? प्लास्टिक की जो अपन चिपकाते हैं ना वो वाली सेलो टेप वाली पट्टी थी। हाथ पैर पूरा बांधा गया था, आंखों पे ब्लैक कपड़ा बांधा गया था। ये लाशें थीं हेमा और उनके वकील हरीश भंबानी की। दोनों लाशें अलग अलग डिब्बों में पैक थीं। हेमा की लाश के मुंह और कान से खून बह रहा था। हरीश भंबानी की लाश को सेलो टेप से बांधा हुआ था। कांदीवली पुलिस फौरन तफ्तीश शुरू करती है। लाशों को देखकर लगता है कि दोनों का कत्ल सांस रोककर या गला घोंटकर किया गया है। और जल्द ही मुंबई पुलिस को सांता क्रूज और माटुंगा थाने में दर्ज दो अलग अलग मिसिंग रिपोर्ट के सुराग मिलते हैं। लाशों की शिनाख्त की जाती है और ये लाशें मुंबई की हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और शहर के जाने माने वकील हरीश भंबानी की निकलती हैं। हेमा और हरीश 24 घंटे पहले लापता हुए थे। फिर क्या है मुंबई के इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर का राज? इसी केस में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है।
क्या है वाराणसी और मुंबई का कनेक्शन? इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है। शिवशंकर तिवारी के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। हेमा उपाध्याय को फोन करके एक शख्स उसके पति के खिलाफ सबूत देने के लिए उसे बुलाता है। अपने वकील के साथ हेमा उपाध्याय उस शख्स के मिलने के लिए निकल जाती है और फिर पुलिस को मिलती है पैक की हुई 2 लाशें। किसने अंजाम दिया, फोन किसने किया था, कौन है कातिल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हेमा उपाध्याय का पति है। नाम है चिंतन उपाध्याय। सच ये भी है कि पिछले 5 सालों से मशहूर आर्टिस्ट हेमा और उनके पति के बीच लड़ाई चल रही थी। कभी एक दूसरे के लिए मोहब्बत की कस्में खाने वाले हेमा और चिंतन के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी थी कि हेमा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हेमा के मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है। वो चिंतन के खिलाफ कुछ सबूत देने की बात कहता है और कांदीवली के किसी इलाके में मिलने के लिए बुलाता है। चिंतन और हेमा के बीच जंग आर पार की हो चुकी थी, लिहाजा सबूत अपने हाथ नहीं जाने देना चाहती थी और इसी उम्मीद से वो उस शख्स से मिलने वकील हरीश भंबानी के साथ कांदीवली के लिए रवाना हो जाती है। दोनों रात 8:30 बजे घर से निकले। पुलिस की माने तो अपने अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों में घर से जाती हुई दोनों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हेमा ने निकलने के बाद जहां घर में टेलीफोन कर रात का खाना नहीं बनाने की बात कही, वहीं भंबानी ने भी अपनी बेटी को फोन कर हेमा के साथ केस के सिलसिले में ज्यादा देर तक रुकने की बात कही। लेकिन रात गुजरने के बाद जब दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए तो घर वालों ने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन अगले चंद घंटों में सामने आई दोनों की लाशों ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विद्या राजभर का हेमा उपाध्याय को फोन करना उसके ही गले की फांस बन गया। दरअसल हेमा उपाध्याय को जो आखिरी फोन आया हुआ था वो था विद्या राजभर का और उसी शक की बिना पर पुलिस ने अपने जांच की छानबीन शुरू की। क्या इस डबल मर्डर के पीछे हेमा के पति चिंतन का हाथ है या फिर कोई और, जिससे हेमा सबूत लेने गई थी? वो कौन था? चिंतन के बाद जिस ट्रक में लाशों को डालकर फेंकने ले जाया गया उसका ड्राइवर और एक तीसरा वो शख्स जिसे एक वेयर हाउस का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस इन तीनों को हिरासत में लेकर माथापच्ची कर ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस केस में यूपी एसटीएफ राजभर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। वही राजभर जिसने हेमा को सबूत देने के लिए बुलाया था। लेकिन पुलिस के पास शिव कुमार राजभर उर्फ साधु का नंबर था और जब ये नंबर सर्विलांस पर लगाया गया तो पता चला कि ये नंबर वाराणसी में काम कर रहा है। मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस ने राजभर को धर दबोचा। हम आपको बता दें कि साधु नाम का ये शख्स मुंबई के एक फोटो फ्रेमिंग वर्कशॉप में काम करता था। इस शख्स ने शुरुआती पूछताछ में ये कबूल कर लिया है। राजभर के पास से हेमा और हरीश के एटीएम कार्ड और क्लब कार्ड भी बरामद हुए हैं। साधु का कहना है कि उसने ये सब अपने साहब यानी विद्यासागर राजभर के इशारे पर किया। विद्यासागर राजभर मुंबई में एक फोटो फ्रेमिंग वर्कशॉप का मालिक और हेमा का जानकार है। सूत्रों की माने तो विद्यासागर राजभर के साथ हेमा ने अपनी पोर्ट्रेट को लेकर कभी कोई बिजनेस डील की थी और इसी डील को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद भी था। साधु राजभर ने साफ तौर पे कहा है कि उसने यह सब कुछ अपने मालिक विद्या राजभर के कहने पर किया हुआ है और विद्या राजभर अभी भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। सवाल यह है कि क्या यही डील कत्ल की वजह बनी या फिर रियल स्टोरी कुछ और है? जिस तरह से हेमा और उनके वकील हरीश की लाशों को डिब्बों में पैक किया गया, पुलिस अभी मोटिव तलाश रही है और विद्या राजभर फरार है। शिवशंकर तिवारी के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। इस मामले में पकड़ा गया साधु अपना गुनाह तो कबूल रहा है, लेकिन जिस साहब का नाम वो ले रहा है वो अभी फरार है। बताया जा रहा है रुपयों का लेन देन है इस पूरे मामले में। किसी ने सुपारी दी क्या फिर इस कत्ल के लिए? सुपारी कहीं उसके पति ने ही तो नहीं, हेमा के पति चिंतन ने तो नहीं दी? बहुत सारे सवाल हैं, देखिए। जानी मानी पेंटर और फोटोग्राफर हेमा उपाध्याय और नामचीन वकील हरीश भंबानी के खौफनाक मर्डर ने मुंबई पुलिस को भी हिला दिया। पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ये उस कलाकार की हत्या का केस है
जिसे गुजरात ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सालाना अवार्ड से नवाजा जा चुका था, जो मानव संसाधन मंत्रालय से नेशनल स्कॉलरशिप हासिल करने वाली पेंटर थी। पुलिस केस की तफ्तीश में जुटी तो सबसे पहले शक के घेरे में आए हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय। चिंतन को मुंबई पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन चिंतन पर शक की सुई क्यों जाती है, जरा ये भी सुन लीजिए। चिंतन और हेमा उपाध्याय अलग अलग रह रहे थे। हेमा मुंबई में रहती थी तो चिंतन दिल्ली में। पति चिंतन से तलाक के लिए हेमा ने 2010 में एक केस भी दाखिल किया था, और यह केस हेमा ने चिंतन पर मुंबई के जुहू में एक फ्लैट के मालिकाना हक के लिए भी दर्ज करवाया था। इसके अलावा 2013 में हेमा ने अपने पति चिंतन के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हेमा ने आरोप लगाया था कि चिंतन उनके कमरे की दीवारों पर अश्लील स्केच बनाते थे, और इसी मामले में हेमा की तरफ से वकील हरीश भंबानी उनकी पैरवी कर रहे थे। हम आपको बता दें कि चिंतन भी पेशे से एक पेंटर ही हैं, जो अब मूर्ति कला पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चिंतन को ब्रिटेन का मशहूर चार्ल्स वेलेस फाउंडेशन भी सम्मानित कर चुका है। तो 2002 में गुजरात दंगों के बाद चिंतन उस वक्त बहुत सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने वडोदरा की अलकापुरी सर्जन आर्ट गैलरी में न्यूड होकर गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान चिंतन ने एग्जीबिशन में आने वाले लोगों से अपने शरीर पर हल्दी भी लगवाई थी। कभी कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले हेमा और चिंतन के बीच भरोसे की दीवार ऐसी दरकी, दोनों के बीच कोर्ट कचहरी होने लगे। और अब हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश की खौफनाक हत्या से माया नगरी भी दहल गई है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सर्दी देर से आई लेकिन जोर किया। जी हाँ, आज सुबह तो तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया था, और उसके बाद अब माना यह जा रहा है कि अभी तो बस अंगड़ाई है, जबरदस्त ठंड आने वाली है दिल्ली में। कहां तो दिल्ली में ठंड आने को तैयार नहीं थी, और कहां अचानक दिल्ली कपकपाने लगी। ठंड ने धावा सिर्फ अकेली दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक साथ बोला। देश की राजधानी में रात के वक्त खासतौर से ठंडी हवाओं का रुख बढ़ गया है। ऐसे में जो रात को काम पर निकलते हैं उनके लिए एकमात्र सहारा होता है आग का। अलाव आपको अलग अलग इलाकों में देखने के मिलेंगे। इस ठिठुरन की वजह भी सुन लीजिए। उत्तर भारत के इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हैं। हाल ही में उत्तर पश्चिम हिमालय के तमाम इलाकों में अच्छी बर्फबारी देखी गई है। उसी के बाद से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा गिर चुका है। उत्तर भारत के कई इलाकों में 10 डिग्री तक गिरा पारा। राजधानी दिल्ली का तापमान 6 डिग्री तक लुढ़का। देखिए, जो ज्यादातर जितना ड्रॉप आना था वो तो ऑलमोस्ट आ गया है। एक आध डिग्री और गिर जाए, क्योंकि आपको मालूम है अभी पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और उसने अच्छी खासी स्नोफॉल दिया था जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में। मौसम विभाग ने इस बार जोरदार जाड़े की भविष्यवाणी जारी कर दी है, और इसके पीछे है दिसंबर में आने वाला अल नीनो, जिसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अल नीनो के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दक्षिण भारत में इस बार सामान्य के मुकाबले ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। दिसंबर और फरवरी के दौरान हिमालय के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। मध्य और पूर्वोत्तर भारत में इस बार उतनी बारिश नहीं होगी जितनी इस दौरान होती है। उत्तर भारत में जाड़ों के सीजन में सामान्य के मुकाबले कम बारिश रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर अल नीनो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी की भविष्यवाणी कर रहा है, और मैदानी इलाकों में इसका असर सूखी ठंड के तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण के चलते कोहरे की भी संभावना बढ़ गई है। 15 दिसंबर से आगे जनवरी तक जो है फॉग की जो है ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है और इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो वो तो बात होगी। मौसम के वैज्ञानिकों की माने तो इस बार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड देर से शुरू हुई है, लिहाजा इस बार ठंड देर तक रहने की पूरी संभावना है। पंकज जैन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। ठंड की इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती